हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है प्लासेंटा। प्लासेंटा के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि प्लासेंटा क्या है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज एम्ब्रियो में ग्रोथ होगी, उसके प्रोटोप्लाज्म में वृद्धि होगी और उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी स्ट्रक्चर बनती हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशन सिंथेसाइज होते हैं अमीनो एसिड्स का और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का सिंथेसाइज होता है क्योंकि उस एम्ब्रियो को एनर्जी प्रोवाइड करानी होती है। तो उसे एनर्जी प्रोवाइड कराने के दो तरीके होते हैं, एक तो यॉक का फॉर्मेशन होना और दूसरा डायरेक्ट मदर बॉडी से न्यूट्रिशन मिलना। तो यॉक की फॉर्मेशन से ऐसे एनिमल जो कि एग लेइंग करते हैं उनमें तो यॉक फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जिससे कि यॉक से उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके। और दूसरा तरीका होता है जो अंडे नहीं देते ऐसे एनिमल्स जैसे कि मेमल्स होते हैं, उनमें क्या होगा, यolk ना फॉर्मेशन होकर डायरेक्टली मदर बॉडी से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है एम्ब्रियो को, बेबी को या फिटस को। तो हम यहाँ पर उस पैटर्न के बारे में, उस टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें मदर बॉडी से डायरेक्टली बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा सके और उसके साथ उसके बहुत सारे फंक्शन हैं प्लासेंटा के। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। जैसे कि मदर बॉडी जो है वो एम्ब्रियोनिक बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है। उस स्ट्रक्चर को, उस ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं, प्लासेंटा नाम देते हैं। तो हम देखते हैं प्लासेंटा इज अ इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द fetus एंड द यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर टू एक्सचेंज द मटेरियल्स। मदर बॉडी और fetus के बीच में कुछ मटेरियल का एक्सचेंज करने के लिए उन दोनों के बीच में एक टाइटली कनेक्शन होता है, एक इंटीमेट कनेक्शन होता है जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा इज फाउंड इन ऑल विविपेरस एक्सेप्ट सब क्लास ऑफ प्रोटोथेरिया। तो प्रोटोथेरिया सब क्लास को छोड़कर सारे जो मेमल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लासेंटा प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये तो विविपेरस नहीं होता, ये ओविपेरस होता है यानी एग्स देता है, और ये सारे के सारे कौन होते हैं, विविपेरस होते हैं, इसलिए इनमें प्लासेंटा की फॉर्मेशन जरूरी हो जाती है। इसका स्ट्रक्चर देखिए तो प्लासेंटा क्या है, एक सिंपल मेम्ब्रेन ना होकर क्या है, टिश्यूज होते हैं। और टिश्यूज भी क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द टिश्यूज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। दो सोर्स से मिलकर एक टिश्यू बनता है जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं। एक तो होता है मैटरनल टिश्यू और एक होता है एम्ब्रियोनिक टिश्यू। मैटरनल टिश्यू में क्या इंक्लूड होता है, दिस इंक्लूड यूटेराइन एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस यहीं से क्वेश्चन आते हैं जब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे प्लासेंटा के, तब यहाँ पर मदर बॉडी की कौन सी लेयर इंक्लूड होती है और एम्ब्रियो की कौन सी लेयर इंक्लूड होती है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और बने हैं। तो मदर से कौन कौन सी लेयर होती हैं, यूटेराइन एपिथेलियम होगी, कनेक्टिव टिश्यूज होंगे और ब्लड कैपिलरीज इंक्लूड होंगी। और एम्ब्रियोनिक टिश्यू में कौन कौन सी लेयर कौन कौन से टिश्यूज इंक्लूड होंगे, दिस इंक्लूड्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मेनली कॉरियन। कौन सी होती है, कॉरियन यहाँ पर इंक्लूड होती है। यॉक्सिक होता है और एलेंटोइन होता है, जो किस में पार्टिसिपेट करता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो प्लासेंटा दो लेयर के या दो और बॉडी की टिश्यूज के मिलने से बनने वाला ऑर्गन है, मदर बॉडी और फिटस बॉडी। एम्ब्रियोनिक टिश्यूज एंड ब्लड कैपिलरीज आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट इट, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉरियन पार्टिसिपेट कर रहा है, यॉक्सिक पार्टिसिपेट कर रहा है, एलेंटोइन पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज से। और इसके अलावा एम्ब्रियोनिक टिश्यू में क्या क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज भी शामिल होंगी इसके अंदर। तो दोनों का यहाँ पर हमने जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, हमने देख लिया किस किस ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है प्लासेंटा फॉर्मेशन में। अब हम देखते हैं कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा टाइप हम देखते हैं। These type of placenta is formed by embryonic chorion and allantoic membrane. It is also referred to as ट्रू प्लासेंटा, इट इज फाउंड इन एनिमल। यानी कि मेमल्स में कौन सा प्लासेंटा पाया जाता है, कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा प्रेजेंट होता है, जो कि वास्तविक अपराजो या वास्तविक प्लासेंटा जो कहा जाता है वो क्या होता है, कौन सा होता है, कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा होता है, जो कि वास्तविक कॉरियन और एलेंटोइन से मिलके बना होता है। ये दोनों क्या है, ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और एक साइंटिस्ट है हार्वे, 1657, इन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिफाइन प्लासेंटा, यानी कि पहले वैज्ञानिक जिन्होंने प्लासेंटा को क्या किया, डिफाइन किया है। उसके बाद एज अ स्ट्रक्चर विच फॉर्म बाय सिक्रेशन ऑफ मदर
एक्सपांडेशन, मदर के ब्लड के एक्सपांडेशन से बनने वाला एक स्ट्रक्चर जो कि प्लासेंटा कहा जाता है। ये किसने बताया? हार्वे ने बताया। हार्वे ने इसको इस तरह से डिफाइन किया। फिर आए जेनकिंसन, इन्होंने क्या किया अपनी बुक वर्टिब्रेट एम्ब्रियोलॉजी में क्या लिखा, प्लासेंटा को कैसे डिफाइन किया कि प्लासेंटा इज अ ऑर्गन विच कनेक्ट द म्यूकोस ऑफ यूटेराइन वॉल एंड कोरियन। प्लासेंटा क्या कर रहा है? एक ऑर्गन है जो किसको कनेक्ट करता है? म्यूकोस ऑफ यूटेराइन वॉल, यानी यूटेराइन वॉल की म्यूकोसा को और कोरियन को कनेक्ट करता है। ये एक प्लासेंटा इस तरह का ऑर्गन है। ये कहा किसने? कहा जेनकिंसन ने अपनी बुक वर्टिब्रेट एम्ब्रियोलॉजी में। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं वो बताएंगे। अब है हार्मोन रेगुलेशन की, कौन कौन से हार्मोन जो प्लासेंटा से सीक्रेट होते हैं। अभी तो हम प्लासेंटा के टाइप्स के बारे में देखेंगे, अलग अलग पैटर्न्स पर आधारित हैं वो। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में या इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं कि प्लासेंटा बन जाए तो प्लासेंटा के द्वारा हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं जिसके कारण प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द प्लासेंटा ऑफ ह्यूमन मेनली सीक्रेट्स टू स्टीरॉइड हार्मोन्स लाइक एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। प्लासेंटा से दो मानव हार्मोन कौन से स्रावित होते हैं? मानव के अंदर स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, कौन कौन से हैं? एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन मुख्य हैं जो कि प्लासेंटा से सीक्रेट हो रहे हैं, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड टू प्रोटीन हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको हमने HCG कहा है, और दूसरा है ह्यूमन प्लासेंटल सोमेटोमेमोट्रोपिन, जिसको हम क्या कहते हैं? HCS कहते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लासेंटल सोमेटोमेमोट्रोपिन, ये दो हार्मोन हैं जो कि प्रोटीन हार्मोन से जो प्लासेंटा के द्वारा सीक्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखें लार्ज अमाउंट ऑफ HCG हार्मोन सीक्रेटेड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, यानी ये जो हार्मोन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी जब अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तब किस हार्मोन की प्रेजेंस देखी जाती है? HCG हार्मोन की अगर प्रेजेंस है तो ये समझा जाता है कि प्रेगनेंसी है पॉजिटिव, और अगर इसकी एब्सेंस हो तो प्रेगनेंसी नेगेटिव रिपोर्ट मानी जाती है। फिर यूट्रस वॉल इंक्रीज एंड एनलार्ज, देन प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। यानी क्या कहेंगे, ये जो प्रोजेस्टेरोन है उसके कारण क्या होता है? जो यूटेराइन या यूट्रस वॉल है उसकी एनलार्जमेंट होती है वो, और उसकी वृद्धि होती है, बड़ी होगी, मोटी होगी, थिक होगी। प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स टू मेंटेन कार्पस ल्यूटियम, यानी कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए भी प्रोजेस्टेरोन बहुत हेल्पफुल है। यूट्रस की वॉल को थिकनेस देने के लिए भी प्रोजेस्टेरोन इम्पॉर्टेंट है, और अबॉर्शन प्रिवेंशन के लिए भी प्रोजेस्टेरोन इम्पॉर्टेंट है, और मेमोरी ग्लैंड्स को ग्रो कराने के लिए भी प्रोजेस्टेरोन इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन या HCG का क्या फंक्शन है ये हमने यहाँ पर देखा। हार्मोन रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है, या हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, कौन कौन से हार्मोन्स प्लासेंटा के थ्रू सीक्रेट होते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा के क्या क्या फंक्शन है ये पहले देख लेते हैं, फिर इम्प्लांटेशन और अदर चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सॉल्ट, वाटर, इन सब का एक्सचेंज होना सबसे पहला फंक्शन हमने देखा। किस किस के बीच में? बिटवीन द मदर बॉडी और मदर ब्लड सेल्स एंड एम्ब्रियो, इन दोनों के बीच में इन सब चीज़ों का एक्सचेंज होना इसका फंक्शन पहला। सेकेंड फंक्शन रेस्पायरेशन, प्लासेंटा हेल्प्स टू रेस्पायरेट। प्लासेंटा किस में मदद करेगा? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और किसका एक्सचेंज करेगा? O2 और CO2 के एक्सचेंज को मेंटेन करेगा। और ये किसकी तरह वर्क एज लंग्स, किसकी तरह फंक्शन करेगा? लंग्स की तरह कार्य करेगा। फिर एक्सक्रीशन, नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज फ्रॉम एम्ब्रियो इनटू प्लासेंटा टू मदर बॉडी बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मेथड के थ्रू या विसरण विधि के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो एम्ब्रियो की बॉडी से प्लासेंटा के थ्रू मदर बॉडी में सिक्रेट कर दिए जाते हैं।
फिर बैरियर की तरह भी फंक्शन करता है, यानी वर्क सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑर्गन, यानी किसकी तरह काम करेगा, एक चयनात्मक ऑर्गन की तरह काम करेगा, यानी सारी चीज़ों को ये अंदर नहीं लेगा, सेलेक्टिव होगा, सेलेक्टिव परमिएबल होगा, यानी कि जो अलाउ करना है जिन चीज़ों को उन्हीं को अलाउ करेगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा। फिर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी करेगा, क्योंकि जब तक लीवर का फॉर्मेशन नहीं हो जाता एम्ब्रियो के अंदर तब तक एम्ब्रियो को या फिटस को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए या फूड प्रोवाइड कराने के लिए ग्लाइकोजन हेल्प करता है, तो ये ग्लाइकोजन स्टोर करता है प्लासेंटा। फिर प्रोटेक्शन देने के लिए कि प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम मदर बॉडी थ्रू हैवी टिश्यूज, यानी कि मदर बॉडी की हैवी टिश्यूज से इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये प्लासेंटा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ये यहाँ पर हम इसका टॉपिक नहीं है, फिर भी हमने लिया है क्योंकि इसे रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे आगे, तो इम्प्लांटेशन किस चीज़ का होगा, ब्लास्टोसिस्ट का होगा, इसलिए हमने यहाँ पर छोटा सा एक देख लिया है। इनर सेल मास, किसकी इनर सेल मास, ब्लास्टोलेशन जब हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि इनर सेल मास क्या होती हैं। तो जब इनर सेल मास बनती हैं वो इनर सेल मास किस में हेल्प करेंगी, एम्ब्रियो बनाने के लिए हेल्प करती हैं। हमने क्या देखा था, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्लासेंटा फॉर्मेशन में या न्यूट्रिशन देने के लिए हेल्प करेंगी, लेकिन इनर सेल मास किस में हेल्प करता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। ये इनर सेल मास ही क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। द सेल वॉल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट हेल्प्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी किसको, एम्ब्रियो को, जो किससे बना है, इनर सेल मास से बना है। द सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट लेटर फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और यही ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएंगी, बाद में जाकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएंगी, नेमली कोरियन एंड एमनियन एंड पार्ट ऑफ द प्लासेंटा। ये किसका बनाएंगी, कुछ प्लासेंटा का पार्ट बनाएंगी, यानी कि कौन कौन सी लेयर बनाएंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, कोरियन और एमनियन, ये दो लेयर किससे बनती हैं, ट्रोफोब्लास्ट से बनती हैं, जो किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। द सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द इनर सेल मास आर कॉल्ड सेल ऑफ रॉबर। अब यहाँ क्या है, द सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द इनर सेल मास, यानी ट्रोफोब्लास्ट जो है, द सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं हैं जो कि किससे कांटेक्ट में है, इनर सेल मास से कांटेक्ट में है, वो क्या कही जाती हैं, सेल ऑफ रॉबर कही जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इम्प्लांटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन क्या है, इट इज द अटैचमेंट टू द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल, यानी कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका अटैचमेंट कहाँ होना है, ये यूटेराइन वॉल जो है एंडोमेट्रियम, इससे अटैचमेंट होना और इसके अंदर इम्प्लांट हो जाना, अंदर की ओर चले जाना। इस प्रोसेस को क्या कहा है, इम्प्लांटेशन कहा है। और इस प्रोसेस में कितने दिन लगते हैं, 7 डेज लगते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन हो सकता है, 7 डेज के बाद इम्प्लांटेशन हो सकता है। ये ह्यूमन की बात की जा रही है। अब हम देखें अलग अलग एनिमल्स में क्या होगा, अलग अलग इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि कुछ एनिमल्स में इम्प्लांटेशन जिस प्लेस पर होना है, जिस स्थान पर होना है यूट्रस में, वहाँ पर ना होकर उससे कुछ अलग स्थान पर हो, या उस यूटेराइन वॉल के अंदर कितने डिपॉजिट होती है उस आधार पर हमने क्या किया है, इम्प्लांटेशन के टाइप्स को डिवाइड किया है कि लेयर पर, यानी कि इसकी सरफेस पर ही अटैच होता है, या हाफली अंदर की ओर डिपॉजिट होता है, या पूरा की पूरा उस यूटेराइन वॉल के अंदर की ओर चला जाता है और यूटेराइन वॉल बाहर की ओर इसे कवर कर लेती है। तो इस बेस पर हमने क्या किया है, प्लासेंटा के टाइप को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, जिसे सतही प्लासेंटेशन भी कहते हैं। दूसरा है एक्सेंट्रिक प्लासेंटेशन, अकेंद्री। तीसरा है इंटरस्टेशियल या अंतराली इम्प्लांटेशन। इसको एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। सतही या सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन ये देखते हैं, वैसे नाम से क्लियर है
की सरफेस पर इम्प्लांटेशन हो रहा है, यूटेराइन की वॉल की सरफेस पर इम्प्लांटेशन हो रहा है, ज़्यादा अंदर की ओर ये डिपॉजिट नहीं हो रहा. In these type of implantation, the embryo remains in the uterine cavity and the chorion grows and comes in contact with the uterine mucosa, also called central implantation. अब ये क्या कह रहे हैं, यानी इस तरह का जो सतही, इसको हिंदी में कहेंगे निरूपण, इस तरह का जो निरूपण है उसमें क्या होता है, फिटस यूटेराइन की वॉल में स्थित रहता है, कैविटी में स्थित रहता है. कहाँ स्थित रहता है, यूटेराइन की कैविटी में स्थित रहता है, गुहा में ही रहता है. और कोरियन कोश या कोरियन सेक वृद्धि करता है. कोरियन सेक वृद्धि करके कहाँ आ जाएगा, यूटेराइन की म्यूकोसा के कांटेक्ट में आ जाएगा. किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, यूटेराइन की म्यूकोसा के कांटेक्ट में आ जाएगा. इसीलिए ये सेंटर पार्ट में या कैविटी में रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल इम्प्लांटेशन. ये केंद्र में रहता है, इसीलिए इसको सेंट्रल या सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं. उस यूटेराइन वॉल की सतह पर, लेयर पर ही रहता है, अंदर की ओर नहीं डिपॉजिट होता. इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल है मार्सुपियल्स, अर्थवर्म, काऊ, रैबिट, शीप, डॉग और कैट. इन सभी मैमल्स में क्या पाया जाता है, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन पाया जाता है. एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन में ये दिए जाते हैं. ऑप्शन में मार्सुपियल्स में किस तरह का इम्प्लांटेशन होता है, सुपरफिशियल. अर्थवर्म में किस तरह का इम्प्लांटेशन होता है, सुपरफिशियल. काऊ में सुपरफिशियल, रैबिट में सुपरफिशियल, शीप, डॉग एंड कैट, इन तीनों में, इन सभी में किस तरह का इम्प्लांटेशन होगा, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन होगा. आप चाहे तो किसी ट्रिक बना के याद कर लें या डायरेक्टली याद कर लें, ध्यान में रख लें. नेक्स्ट है एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेंट्रिक को हम कहते हैं अकेंद्री या एक्सेंट्रिक, यानी कि केंद्र के बाहर. तो इन दीज काइंड ऑफ implantation, the chorionic sac remains in the fold form in the uterine wall. This fold grow and surround the embryo from the all sides of the at this time it's not the uterine cavity. इस तरह का जो इम्प्लांटेशन है वो क्या कहते हैं निरूपण में, इस प्रकार के जो निरूपण है उनमें कोरियन सैक जो है वो यूट्रस की भित्ति या वॉल के बने वलनों में रहता है. यानी कि फोल्ड्स होते हैं किसके, यूटेराइन के. इस यूटेराइन वॉल के फोल्ड्स बने हुए होते हैं. उन फोल्ड्स के अंदर कौन रहता है, कोरियन सैक. किसका पार्ट है, फिटस का पार्ट है. यानी कि न तो अंदर धंसता है ना सेंटर पे रहेगा, कहाँ रहेगा, इनके फोल्ड्स के बीच में फंसा हुआ रहेगा. दिस फोल्ड्स ग्रो एंड सराउंड द एम्ब्रियो. ये फोल्ड्स क्या करेंगे, जब वृद्धि करेंगे तब इस एम्ब्रियो को चारों ओर से घेर लेंगे, यानी इसको सराउंड कर देंगे. तो इस तरह का जो इम्प्लांटेशन है इसमें क्या नहीं होता, यूटेराइन कैविटी में ये नहीं रहता. यानी कि एम्ब्रियो कहाँ नहीं रहेगा, यूटेराइन कैविटी में नहीं रहेगा. ये क्या रहेगा, कहाँ रहेगा, यूटेराइन वॉल की फोल्ड्स में डिपॉजिट रहेगा. तो इस तरह की जो एग्जाम्पल है वो किसमें पाए जाते हैं, रैट और स्क्विरल. यहाँ हमें क्या याद रखना है, रैट और स्क्विरल इसके एग्जाम्पल हैं, रैट एंड स्क्विरल. थर्ड टाइप अपने पास है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन. इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतराली निरूपण. इंटरस्टिशियल निरूपण क्या है, द कोरियोनिक सैक एंटर्स द यूट्रस इन दिस टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन. यहाँ पर क्या होगा, कोरियोनिक सैक कहाँ एंटर कर रहा है, यूट्रस की वॉल में एंटर कर रहा है. कहाँ पे एंटर करेगा, यूट्रस की वॉल में इनसाइड एंटर कर रहा है, अंदर की ओर एंटर कर रहा है. तो ये किस में पाया जाता है, पिग में, बैट में, मैन में, इन तीनों में इस तरह का इम्प्लांटेशन मिलेगा. इंटरस्टिशियल यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ. किसके अंदर, यूटेराइन वॉल के अंदर. कौन धंस रहा है, कोरियन. कोरियन किसका पार्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का. तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ एंटर कर रही है, यूटेराइन की वॉल में अंदर की ओर डिपॉजिट हो रही है पूरी तरीके से. तो इस तरह के इम्प्लांटेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं. कहाँ पर, पिग में, बैट में और मैन में. अंतराली निरूपण कहते हैं हिंदी में. अब हम देखते हैं प्लासेंटेशन. प्लासेंटेशन
के बारे में देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्लासेंटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन एन ऑर्गन कॉल्ड प्लासेंटल डेवलप्स विच कनेक्ट द एम्ब्रियो टू द यूटेराइन वॉल। जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसके बाद एक ऑर्गन डेवलप होगा जिसका नाम क्या रखते हैं, प्लासेंटा रखते हैं। ये किसको कनेक्ट करता है, एम्ब्रियो को यूटेराइन वॉल से कनेक्ट करके रखता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड प्लासेंटेशन, यानी कि इस प्लासेंटा फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस हम क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। स्ट्रक्चरली द प्लासेंटा हैज टू टाइप्स और टू पार्ट्स। इस प्लासेंटा के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला तो मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा, दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ प्लासेंटा। मैटरनल पार्ट इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ यूट्रस। किससे बनती है, यूट्रस की वॉल से ये बनती है। इसका फॉर्मेशन किससे होगा, यूट्रस की वॉल से होता है मैटरनल पार्ट का। और एम्ब्रियोनिक पार्ट का फॉर्मेशन किससे होता है, डेवलप्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो होती हैं उनसे एम्ब्रियोनिक पार्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मुख्य रूप से कौन सम्मिलित है, कॉरियन और कॉरियन प्लासेंटा एंड कॉरियन एलेंटोइस। ये दो लेयर यहाँ पर मुख्य रूप से सम्मिलित या इंक्लूड होती हैं। अब हम देखते हैं प्लासेंटाइन मेमल। मेमल में प्लासेंटा किस तरह का पाया जाता है, इसके टाइप्स हम अलग अलग देखते हैं। इन मेमल्स देयर इज वेरिएशन इन द प्लासेंटा इन टर्म्स ऑफ ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर, यानी उत्पत्ति और संरचना के आधार पर मेमलियन प्लासेंटा को भी हमने डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स में। पहला हम देखते हैं सबसे पहले प्लासेंटाइन प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया के अंदर प्लासेंटा किस तरह के होते हैं देखते हैं। प्रोटोथीरियंस यानी कि जो एकिडना है और ऑर्निथोरिंकस हैं। एकिडना प्लेटिपस और ऑर्निथोरिंकस ये दोनों कौन हैं, ओवीपेरस हैं, मेमल हैं बट ये प्रोटोथीरिया हैं और ओवीपेरस हैं। इनके अंदर किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, इनमें कोई प्लासेंटा नहीं पाया जाता, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, एग लेइंग मेमल्स हैं, और इनमें एग के ऊपर लार्ज शेल की कवरिंग होती है। एग कंटेन्स अ लॉट ऑफ योक, इनके एग में क्या पाया जाता है, बहुत सारा योक प्रेजेंट होता है। इन दीज द ब्लड वेसल्स ऑफ द योक सैक आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द योक टू द एम्ब्रियो, यानी कि इनके अंदर जो डिपॉजिट योक है ये क्या करेगा, योक एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, और ब्लड वेसल्स जो हैं कनेक्टेड रहती हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। योक बहुत ही हेल्पफुल है, और योक सैक के अंदर क्या ओरिजिन होता है या क्या स्टोर रहता है, योक प्रेजेंट रहता है जो कि न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करता है। हियर द एलेंटोकोरियन एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पर एलेंटोकोरियन किसकी तरह फंक्शन करेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा। लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यानी कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या होगा, हियर टू देयर इज नो डेवलपमेंट इन द यूट्रस एंड हेंस प्लासेंटा इज नॉट फॉर्म्ड इन देम, यानी कि इनमें क्या होगा, सर्प और पक्षी वर्ग की तरह इसमें भी किसी तरह का वो नहीं पाया जाएगा, प्लासेंटा फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ पर जैसे कि प्रोटोथीरिया में भी हम देखें कोई प्लासेंटा प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखें प्लासेंटा इन मार्सोपियल्स। तो प्रोटोथीरिया में तो हमने देख लिया नो प्लासेंटा इज प्रेजेंट। मार्सोपियल्स में क्या होता है, मेनली टू टाइप्स ऑफ प्लासेंटा आर फाउंड इन दिस एनिमल। मार्सोपियल्स में दो प्रकार के प्लासेंटा प्रेजेंट होते हैं, एक होता है योक्सेक प्लासेंटा, एक होता है एलेंटोइक प्लासेंटा। एक एक करके हम दोनों के बारे में देखते हैं। Yolk-sac placenta. The simplest type of yolk-sac placenta is found in the most marsupials. It is formed by the wall of the yolk-sac. The सबसे सरल प्रकार का जो प्लासेंटा होता है वो योक्सेक प्लासेंटा होता है। किन में मिलता है, अधिकतर मार्सोपियल्स में मिलता है। और ये किससे बना होता है, ये योक्सेक से बना होता है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन योक्सेक से बना होता है। हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। सबसे पहली वाली हमने पढ़ी थी योक्सेक, दूसरी पढ़ी थी एलेंटोइन, फिर पढ़ी थी एमनियोन और लास्ट पढ़ी थी कोरियोन। तो इसमें प्लासेंटा का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, योक्सेक से हो रहा है। The yolk sac become highly vascular and remains in contact with the chorion. The uterine gland present in the uterus secretes uterine milk. This is absorbed by the yolk sac and delivered to the developing embryo. क्या कह रहे हैं,
जो यॉर्कशिक प्लासेंटा है वो हाईली वस्कुलर यानी कि अत्यधिक संवहनी होती है और कोरियन के कांटेक्ट में रहती है। बहुत संवहनी होती है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और कोरियन के एकदम पास में और कांटेक्ट में संपर्क में रहती है। यूट्रस में प्रेजेंट जितने भी यूटेराइन ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रेट्स करेंगी, यूटेराइन मिल्क सिक्रेट्स करेंगी, जिसके द्वारा इनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। ये जो यॉर्कशिक है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यॉर्कशिक इस एम्ब्रियोनिक मिल्क को एब्जॉर्ब करके यूट्रस तक या एम्ब्रियो तक पहुंचाता है। यूट्रस नहीं, एम्ब्रियो तक पहुंचाता है यॉर्कशिक। तो ये हमने देखा यॉर्कशिक प्लासेंटा। सेकेंड टाइप है एलेंटोइक प्लासेंटा, मार्सोपियल्स का। इन मार्सोपियल्स a simple type of allantoic placenta is found. In these, the allantoic part is more developed than the yolk and remain in close contact with the uterine wall. Thus, the allantoic placenta is formed through which nutrition from the maternal blood reaches the fetal blood through toxicity. ये हम क्या कह रहे हैं कि जो एलेंटोइक प्लासेंटा होता है वो मार्सोपियल्स में स्पेशली पैरामेलिस में पाया जाता है। एलेंटोइस प्रकार का प्लासेंटा, इसमें क्या होता है जो यॉर्कशिक है इसकी तुलना में एलेंटोइक ज़्यादा विकसित हो जाता है। फर्स्ट वाले टाइप में तो क्या था, यॉर्कशिक डेवलप था। सेकेंड वाले टाइप में क्या विकसित है, एलेंटोइक ज़्यादा विकसित है। यानी जो दूसरी वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एलेंटोइक या एलेंटोइक वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है और वो क्या करती है जिसके द्वारा एलेंटोइक प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। और ये एलेंटोइक जो है वो यूट्रस की वॉल से डायरेक्टली और बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होती है, डायरेक्टली डेंस यहाँ पर कनेक्टेड होती है, जिसके द्वारा मदर बॉडी से न्यूट्रिशन सारे के सारे फिटस में या एम्ब्रियो में पहुंचाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार हमने पढ़े, यॉर्कशिक प्लासेंटा एंड एलेंटोइक प्लासेंटा। अब हम देखते हैं प्लासेंटा एंड यूथीरिया। यूथीरियंस में यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं यॉर्कशिक ये प्रेजेंट है, ये एमनियन लेयर हो गई, ये एलेंटोइन हो गया, ये यॉर्कशिक यहाँ पर है, ये एम्ब्रियो है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, ये लास्ट वाली लेयर कोरियन, और ये है यॉर्कशिक प्लासेंटा। यहाँ पर ये क्या है, इस एम्ब्रियो में ये एमनियोटिक प्लासेंटा है, इनमें लास्ट वाली लेयर कोरियन जिसे हमने लास्ट में पढ़ा था। फिर ये एलेंटोइक है, ये एलेंटोइक मेसोडर्म है, ये कोरियोनिक मेसोडर्म है। हमने स्प्लेक्नोप्लूर और सोमेटोप्लूर दो पढ़ी थी हमने। विलाई फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड है जो भ्रूण के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, ये एमनियोन लेयर है, और ये एम्ब्रियोन है, ये यॉर्कशिक। तो ये है एलेंटोइक प्लासेंटा का डायग्राम। अब हम देखते हैं प्लासेंटा इन यूथीरिया। इन यूथीरियंस द एग्स आर वेरी स्मॉल एंड द योक इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। यहाँ क्या होता है, यूथीरियंस में अंडे बहुत छोटे होते हैं और योक ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, नहीं के बराबर होता है। दैट इज वाई द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन यूथेरियंस रिसीव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द एलेंटोइक प्लासेंटा। यानी कि इनमें एग छोटे होते हैं, योक बिल्कुल नहीं होता, तो जो डेवलप हो रहा है, कौन एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है किनमें, यूथेरियंस में। इनमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, एलेंटोइक प्लासेंटा से डायरेक्टली मिलेगा। In mammals, the placenta is formed by the combination of extraembryonic membrane and endometrium। यानी एंडोमेट्रियम और एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। और ये कौन सी होती हैं, एलेंटोइक प्लासेंटा कही जाती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑरिजिन द प्लासेंटा इज फॉर्म्ड बाय टू पार्ट्स। यानी कि इनमें प्लासेंटा किन किन से बन रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की है, इन दोनों से मिलके बन रहा है। तो यहाँ तक हमने देखा प्लासेंटा इन यूथेरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा हम देखते हैं। द एलेंटोइस डेवलप्स फ्रॉम द hindgut as an outgrowth of endoderm. From the outside, it is lined by splanchnic mesoderm. The allantois increase in size and comes in contact with the chorion. Finally, the splanchnic mesoderm of allantois combines with the somatic mesoderm of the chorion and forms the allantoic chorion. क्या कह रहे हैं, सबसे पहले एलेंटोइन क्या करेगी, एक एंडोडर्म के आशय के रूप में या एक वेसिकल के फॉर्म में पश्चांत्र से या हिंड गट से डेवलप होती है और बाहर से ये स्प्लैक्निक मेसोडर्म द्वारा लेयर्ड होती है। बाहर से किसे लेयर है, स्प्लैक्निक मेसोडर्म से लेयर है। एलेंटोइक टाइप का जो है
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो क्या करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी और वृद्धि करके किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, कोरियन के कांटेक्ट में आ जाएगी। एलेंटोइन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, अपने साइज में इंक्रीज करेगी, वृद्धि करेगी और किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, कोरियन के कांटेक्ट में आ जाएगी। फाइनली क्या होगा, जो स्प्लेक्निक मेसोडम है, ये स्प्लेक्निक मेसोडम किसकी, एलेंटोइक की, एलेंटोइक की स्प्लेक्निक मेसोडम कोरियन की सोमेटिक मेसोडम के कांटेक्ट में आ जाती है और क्या बनाएगी, एलेंटोकोरियन बनाएगी, जो कि हमारा एक्चुअल या ट्रू प्लासेंटा कहा जाता है। क्या होगा, सबसे पहले एलेंटोइक एक एंडोडर्म आशय के रूप में हिंडगट के फॉर्म में एक आउटग्रोथ लेगी, एक वृद्धि करेगी। उसके बाद बाहर की ओर से क्या होगा, स्प्लेक्निक मेसोडम की एक लेयर या आवरण बन जाएगा। उसके बाद एलेंटोइक अपनी साइज में वृद्धि करेगी और किसके कांटेक्ट में आएगी, कोरियन के कांटेक्ट में आएगी। उसके बाद स्प्लेक्निक मेसोडम एलेंटोइक, स्प्लेक्निक मेसोडम ऑफ एलेंटोइक, ये क्या करेंगी, दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगी, कांटेक्ट में आएंगी। स्प्लेक्निक मेसोडम कोरियन की सोमेटिक मेसोडम के साथ कांटेक्ट में आती हैं। एलेंटोइस की स्प्लेक्निक मेसोडम किसके कांटेक्ट में आएगी, सोमेटिक मेसोडम के साथ कांटेक्ट में आएगी और क्या बनाएगी, एलेंटोकोरियन बनाएगी, जो कि एक ट्रू प्लासेंटा कहा जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।